नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और इसलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं नया सवेरा। नया सवेरा में हम बात करते हैं नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की, और प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताते हैं कि अखबारों में कौन कौन सी खबरें प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। साथ ही साथ आज नया सवेरा में खास तौर पर हम आपको दिखाने वाले हैं आर्थिक विकास की झलक, और खेल जगत में भी आपको लिए चलेंगे, आपकी सेहत पर भी डालेंगे नजर। बिल्कुल करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी। जी हाँ, दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, हर वो बात जो आपके दिन को खास बनाएगी। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। सभी को सुप्रभात। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। आर्थिक समीक्षा ने तैयार किया विकसित भारत की प्रगति को तेज करने का रोड मैप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनौतियों से भरे वैश्विक माहौल में भी भारत का आर्थिक भविष्य मजबूत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश कर रहा है बापू को नमन। आज राजघाट पर होने वाले सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से बढ़ी चुनावी सरगर्मी। आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगामी रणनीति पर होगी बातचीत। विधानसभा के नए भवन की रखेंगे आधारशिला। नई दिल्ली में आज होगी भारत और अरब देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। साझेदारी के विस्तार पर रहेगा जोर। भारत और यूएई कर रहे हैं सह अध्यक्षता। और यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराकर सीधे डब्ल्यूपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की एंट्री। प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हुआ यूपी। चलिए विस्तार से नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता दें कि साल 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण ने देश की प्रगति की जो तस्वीर सामने रखी है, उसके बाद बेहतर भविष्य की हमारी उम्मीदें और भी मजबूत हो चली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक समीक्षा पर क्या कुछ कहा है, वो आपको बताते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण भारत के सुधार की गति को एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है, जो कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में निरंतर प्रगति को दर्शाता है। ये मजबूत व्यापक आर्थिक आधारभूत सिद्धांतों, निरंतर विकास गति और राष्ट्र निर्माण में नवाचार, उद्यमिता और अवसंरचना की बढ़ती भूमिका को उजागर करता है। सर्वेक्षण समावेशी विकास के महत्व पर बल देता है, जिसमें किसानों, लघु और मध्यम उद्यमों, युवा, रोजगार और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह विनिर्माण को मजबूत करने, उत्पादकता बढ़ाने और इतना ही नहीं, विकसित भारत बनने की दिशा में हमारी प्रगति को गति देने के लिए एक रोड मैप भी प्रस्तुत करता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में देश की बेहतर तरक्की की एक बेहद बेहतर जो है तस्वीर नजर आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेवा और कृषि जैसे क्षेत्रों में तेजी के आंकड़ों ने मजबूत आधार तैयार किया है, जिसके चलते सरकार बजट में कई बड़े प्रावधान भी कर सकती है। संध्या, बिल्कुल शैला, और सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि भारत की जीडीपी 7% से भी ज्यादा रह सकती है। उद्योग जगत के दिग्गजों ने भी सरकार की नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर किए गए रिफॉर्म की तारीफ की है, प्रशंसा की है। तो आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातों पर अगर नजर डालें तो राजस्व प्राप्तियां 11.6% बढ़ी है, जो साफ तौर पर बता रही है कि भारत किस तरह से आर्थिक रफ्तार पकड़ चुका है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर पूरी दुनिया आज भारत को देख रही है। एनपीए 2.2% सबसे कम रहा। वहीं 55 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। साफ तौर पर दर्शा रहा है कि किस तरह से डिजिटल माध्यम की तरफ और पारदर्शिता की तरफ भारत देश आगे बढ़ा है। साल 2005 से लेकर 2024 की अगर बात करें तो निर्यात भी बढ़ा है। निर्यात सीधे सीधे 2 गुना हुआ है। सेवा निर्यात $387 बिलियन यानी कि 13.6% की इसमें वृद्धि हुई और सबसे बड़ा जमा प्राप्ति वाला देश $135.4 बिलियन का बना है।
बिल्कुल, विदेशी मुद्रा भंडार 701 बिलियन डॉलर। जी हां, विदेशी मुद्रा भंडार 701 बिलियन डॉलर हो गया है। अप्रैल दिसंबर में औसत महंगाई दर की बात की जाए तो 1.7% पर रही है। कृषि उत्पादन रिकॉर्ड 3,577 लाख MT पहुंच गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान से मिले हैं 4 लाख करोड़ रुपए। मनरेगा की जगह अब विकसित भारत जी राम जी कानून ने जगह ले ली है, जो कि और विनिर्माण वृद्धि दर की बात की जाए तो 9.13% विनिर्माण वृद्धि दर रही है। पीएलआई के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश देखने को मिला है। तो आर्थिक समीक्षा की ये मुख्य बातें हैं जो भारत देश की मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। पीएलआई से 18.7 लाख करोड़ और पीएलआई से ही 12.6 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। स्टार्टअप की बात की जाए, रोजगार सृजन की बात की जाए तो भारत इस क्षेत्र में भी लगातार उन्नति और प्रगति कर रहा है। सेमीकंडक्टर में 1.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश और इतना ही नहीं, तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड़ान बाजार भी बनकर उभरा है भारत देश। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर का बनकर उभरा है भारत। और स्कूलों में नामांकन में भी इस साल इजाफा देखने को मिला है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को देश के लिए बहुत बेहतर दस्तावेज करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में अपार संभावनाएं हैं। हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने मुख्य आर्थिक सलाहकार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो देखिए। नमस्कार। देश की अर्थव्यवस्था का सालाना रिपोर्ट कार्ड इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 संसद के पटल पर रखा जा चुका है। वैश्विक दबाव और घरेलू चुनौतियों के बीच देश की ग्रोथ कितनी मजबूत रही है, महंगाई, रोजगार और निवेश के मोर्चे पर यह आर्थिक सर्वेक्षण क्या कुछ कहता है और क्या ग्रोथ की रफ्तार टिकाऊ है, आगे की राह कैसी है आर्थिक नीतियों की, समझने के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, वित्त मंत्रालय से। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए दूरदर्शन समाचार पर। मेरा सबसे पहला सवाल यही कि 3 साल पहले आपने कहा था कि देश की जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो 6.5% है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब आपको लगता है कि भारत की ग्रोथ 7 से 8% के बीच हो सकती है सर? Yes, you're right. 3 years ago we did say it was 6.5%, and we also said at that time that if India continued with economic reforms, then we will be in a position to grow even faster. And what we have seen since we wrote that is continued investment in infrastructure, government capital expenditure, credit rating upgrades because fiscal policy has been responsible. And then now in the last 2 years, we have seen reforms in the union government and in states as well. And all of these put together have given us the confidence that in spite of the geopolitical situation, Indian economy will be in a position to grow on average at 7%. And because we have also demonstrated that growth performance in the last few years as well. And that is why we were confident enough to upgrade the growth estimate from 6.5 to 7%. सर, अगर हम सेक्टोरल थोड़ा सा आपसे समझ पाए, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, इन तीनों ही सेक्टर में आपके बेसिक प्रेस्क्रिप्शंस क्या हैं आगे जाते हुए ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने के लिए? व्हाट आर द की चैलेंजेस इन दीज 3 सेक्टर्स एंड कैसे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशंस? Well, that's a very simple question, but very long answer. In fact, that is the entire purpose of the survey. What is it that we need to do in all these 3 sectors? And that is what is covered in the respective chapters. On agriculture, we need to focus on improving productivity in traditional crop areas, as we have been able to grow in allied areas like fisheries and aquaculture and livestock, horticulture, etc. And for that, we need to engage in reforms of the fertilizer subsidy process. We need to encourage crop diversification through our,
procurement process, etc. Moving on to manufacturing, yes, of course, we need to invest in cluster manufacturing because we have been good at doing clusters. You have auto cluster in Tamil Nadu, you have textile clusters in different parts of the country. So we have to do cluster manufacturing, which is what will give us the scale. And we need to also invest in R&D, which the government has done with RDIF and ANRF. Private sector has to step in and meet the government more than halfway. And of course, we have to continue to engage in deregulation to be able to incentivize SMEs to take up manufacturing. Then if you go to services, of course, that's been a success story for India in general, but there is now technology developments which could basically make us grow at a slower rate than before. So we need to therefore upskill ourselves in the services space and also make skilling available in areas which will not be impacted by AI. And these are the various measures that we have recommended in different chapters in the economic survey with respect to handling the future growth potential of agriculture, manufacturing and services. Sir, thank you for the explanation. Sir, आपने सर्वे में लिखा है कि India is a victim of geopolitics and strategic power grab. अब जो एक बहुत बड़ा फोकस नजर आ रहा है आपके सर्वे का, वो है आत्मनिर्भर भारत। स्वदेशी पे आपने इतना फोकस किया है, रेजिलियंस पर आप फोकस कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस पे फोकस कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? और आगे जाते हुए जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कैसे आत्मनिर्भर भारत को और ज्यादा पुश दे सकती हैं? सर, सर्वे इस बारे में क्या कहता है? Mental health, what they eat, what they consume, and how physically active they are, screen time, and also importantly, how do they respond and take public goods as their private goods? How do we treat public space? I think these are all the areas in which our citizens can also contribute to Viksit Bharat. Thank you. डॉक्टर रंगरेशन, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और दूरदर्शन समाचार पर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा आर्थिक सर्वेक्षण में जिस तरह से स्पष्ट तौर पर देश की आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक विश्वास जताया गया है कि भारत की आर्थिक जो रफ्तार है और अभी भी लार्ज इकोनॉमी में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनी हुई है। गोल्डीलॉक मूवमेंट कहा जा रहा है जिसमें ग्रोथ हाई है, इन्फ्लेशन बहुत ही कंट्रोल में है, आपके इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हो रही है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, कैपिटल की कमी नहीं है, लेकिन अभी जो चैलेंजेस हैं एक्सटर्नल सेक्टर पर वो थोड़ा सा वल्नरेबल बनाती हैं। देश में नेफ्ट एफडीआई को लेकर के चिंताएं हैं, देश में जो टैरिफ्स है उसके असर को लेकर के चिंता है, लेकिन इन्हीं सब चुनौतियों का हल निकालने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण देश के सामने रखा जाता है और उसका बहुत सारा जवाब आपको मिलेगा देश के बजट में, जो कि आने वाला है 1 तारीख को, 1 फरवरी को। तो क्या कुछ असर पड़ेगा इस इकोनॉमिक सर्वे का बजट पर, उस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बजट की बारीकियां हैं और आर्थिक सर्वेक्षण का असर जो है उस पर हम लगातार आपको अपडेट करते रहें। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। 30 जनवरी 1948, वो दिन जब महात्मा गांधी हमसे विदा हो गए। उनका जीवन, उनकी सोच और उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के साथ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उनका योगदान न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक और मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता लेकर आया। आज पूरा देश शहीद दिवस पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और इसी से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या और मानवता के अनुपम प्रतिमूर्ति महात्मा गांधी भारत की अमूल्य धरोहर हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय सनातनता और पारिवारिक संस्कारों से सुसज्जित व्यक्ति थे, जिसके बल पर उन्होंने जीवन के तमाम उतार चढ़ावों को झेला। महात्मा गांधी ने अपनी शिक्षा स्थानीय और विदेश दोनों जगहों से प्राप्त की, जिससे वे देश की संस्कृति से तो जुड़े ही दुनिया के रंग ढंग से भी परिचित हो पाए। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान वे रंग भेद से परिचित हुए तो स्वदेश वापसी के बाद देश में पहले गरीबी, बदहाली, शोषण को समझ पाए और धीरे धीरे आंदोलन के नेतृत्व का सिलसिला शुरू किया, जो आजादी मिलने तक अनवरत जारी रहा। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉयल एक्ट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून उल्लंघन,
1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और तमाम सामाजिक सुधार आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया। भारतीयता की पहचान महात्मा गांधी अपनी तमाम उपलब्धियां अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर ही हासिल करना चाहते थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कुरीति को वे सदैव नकारते रहे। भारत को भारतीय संस्कृति, सत्यता और संस्कारों से जुड़ी व्यवस्था से सराबोर देखना उनका सपना था, जहां शासन प्रशासन में भी भारतीयता की छाप दिखे। महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव के भी प्रबल हिमायती थे, तो किसान, मजदूर और स्त्रियों के विकास के प्रति भी निरंतर प्रयत्नशील रहे। और आज भारत ही नहीं, सारा विश्व उनके सत्य और अहिंसा के प्रयोग के प्रति सम्मान प्रकट करता है और गांधी जी को अपना मान रहा है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए तमाम प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व और विकास के साथ ही मानवीय आदर्शों की स्थापना हेतु सफल रहे हैं। तभी तो रोमा रोला जैसे दार्शनिक ने कहा कि बापू मानव जाति के लिए नई आशा का सवेरा हैं। वे क्रूरता की शक्ति का मुकाबला करने वाली आत्मशक्ति के प्रतीक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बापू के समाधि स्थल राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शहीद दिवस पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गांधी स्मृति स्थल पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होंगे और महात्मा गांधी ने, आपको बता दें कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। शहीद दिवस पर देश भर में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अगले कुछ महीने में असम में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी असम में मौजूद हैं। और इसी लिहाज से देखा जाए तो उनका ये दौरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान अमित शाह गुवाहाटी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें चुनावी रणनीति, सीट बंटवारे और गठबंधन की एकजुटता जैसे मसलों पर चर्चा हो सकती है। असम दौरे पर शाह राज्य को करीब 731 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। अमित शाह कल शाम को ही डिब्रूगढ़ पहुंच चुके हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी असम के अध्यक्ष दिलीप सैकिया और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। और आज उनके कार्यक्रमों की शुरुआत डिब्रूगढ़ से ही होने वाली है, जहां वो असम विधानसभा की नई बिल्डिंग का शिलान्यास और कानिकर स्टेडियम का उद्घाटन भी करेंगे और इसके बाद वो धेमाजी जाएंगे और वहां के पारंपरिक मिसिंग सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेंगे। तो असम में सियासी माहौल की बात की जाए तो सियासी माहौल अब गर्मा रहा है। डिब्रूगढ़ से सुबीना राय हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुबीना, असम में विधानसभा चुनाव से पहले जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और भाजपा ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है और इसी क्रम में देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, बहुत बहुत सुप्रभात शायला। ये जो दौरा है होम मिनिस्टर अमित शाह का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि असम में कुछ ही महीनों में इलेक्शंस होने वाले हैं और अपर असम में जो है ये डेवलपमेंट का एक नया आह्वान कह सकते हैं कि जो डिब्रूगढ़ है उसको सेकंड कैपिटल का दर्जा दिया गया है हाल ही में, और यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव द्वितीय असम का जो है द्वितीय एडमिनिस्ट्रेटिव हब के तौर पे देखा जा रहा है। और इसीलिए जो है होम मिनिस्टर आज जो है यहाँ पे असेंबली का जो असम का द्वितीय असेंबली होने वाला है वो डिब्रूगढ़ में होगा और उसी का जो है फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी है, उसी के साथ जो है वो एमएलए हॉस्टल भी जो बनाया जाएगा असेंबली बिल्डिंग के प्रेमाइसेस के आसपास, उसका भी फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी होगा। साथ ही साथ ऑडिटोरियम का भी एक फाउंडेशन लेइंग स्टोन सेरेमनी होगा, जिसमें 800 लोगों की बैठने की कैपेसिटी होगी। साथ ही में एक बैरक भी उसमें बनाया जाएगा
उसके साथ ही लगातार शायला वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी एक फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी होगा, और जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायला और संध्या, असम जो है बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, और यहाँ पे पास में ही डिब्रू साइखवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, दिहिंग पटकाई है। तो वहां पे अगर कुछ भी वाइल्ड लाइफ क्राइसिस होता है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए, जूनोटिक डिजीजेस को प्रेडिक्ट करने के लिए और उनके वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने के लिए, साइंस से कंजर्वेशन तक, तो उसके लिए जो है एक इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, जिसमें वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन के लिए रिसर्च किया जाएगा। साथ ही में जो है खनिकर में एक बहुत बड़ा एक स्टेडियम का भी उद्घाटन होगा आज को, जहां पे अराउंड 35,000 कैपेसिटी से ज्यादा बैठ सकते हैं, और ये जो है सिर्फ फेज 1 है इस स्टेडियम का, और जिसमें कि बहुत सारे मॉडर्न स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल, और साथ ही में इंडोर स्टेडियम भी होगा इसके साथ। और जो कि है ये आसपास के अपर असम के जो भी नए खिलाड़ी है, जो गांव के खिलाड़ी है, उनको अपकमिंग फैसिलिटीज मिलेगा, और उनको देश में आगे ले जाने का उनको बहुत बड़ा ये मौका मिलेगा। बिल्कुल सुबिना, विकास की आपने बात करी, गृह मंत्री आज वहां तमाम विकास की सौगात देने वाले हैं, लेकिन ऐसे में राजनीतिक समीकरणों को अगर हम समझना चाहें, क्योंकि आगामी समय में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कितना खास और अहम हो जाता है, क्योंकि असम में हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है एनडीए सरकार। जी, जैसे कि इलेक्शंस आ ही रहा है, और इस बार अगर बीजेपी जीत जाती है तो तीसरी बार लगातार बीजेपी का सरकार बनने जाएगा। तो इससे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आज भी मीटिंग है गुवाहाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, जहां पे सीट शेयरिंग या जो भी एजेंडा होगा आने वाले दिनों के लिए, जो भी स्ट्रेटजीज होगी उस पे डिस्कशंस होगा, और वही तय करेगा कि आने वाले समय में जो है पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा, कैसे वो लोग देश, असम का विजन तैयार करेंगे आने वाले समय के लिए। संध्या, चलिए, बहुत धन्यवाद। बेहद महत्वपूर्ण गृह मंत्री अमित शाह का असम का दौरा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद ये तमाम इनपुट हमसे साझा करने के लिए। और इतना ही नहीं, बंगाल के बाद गोवा पर भी भाजपा की नजर है। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज से गोवा मिशन पर निकल रहे हैं। 2 दिन की उनकी ये यात्रा, और इस यात्रा पर गोवा में वो कई संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। इससे गोवा में भाजपा के बूथ स्तरीय संगठन को अधिक मजबूत करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और पश्चिम बंगाल जाने के बाद ये उनकी दूसरी यात्रा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए नया सवेरा। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के
बाद स्वागत है। नया सवेरा देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि भारत में कल दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। भारत और यूएई इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस अहम बैठक से पहले आज भारत अरब वरिष्ठ अधिकारियों की भी एक बैठक होगी। कल होने वाली इस बैठक में अरब लीग के महासचिव और सभी 22 अरब देशों के विदेश मंत्री, अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हो रही है और इसीलिए कई मायनों में बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली ये बैठक। पहली भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी। 2016 में हुई बैठक में मंत्रियों ने सहयोग के लिए 5 मुख्य क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया था, जिनमें अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति, ये वो क्षेत्र शामिल थे। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाने के अलावा साझेदारी के विस्तार पर भी जोर रह सकता है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और क्रिटिकल मिनरल्स सहित रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न आयामों पर अत्यंत सार्थक चर्चा हुई। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने साझा हितों के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद अमेरिकी राजदूत गोर ने संकेत दिए कि दोनों देशों के बीच सहयोग के कई नए और बड़े आयाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये विश्वास जताया कि राजदूत गोर भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बातचीत में साझेदारी के कई आयामों को कवर किया गया है। और इधर चंडीगढ़ के ईपीसीएमडी के अध्यक्ष आरएस कंवर ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को भारतीय मेडिकल डिवाइस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि फार्मा क्षेत्र में भी ये समझौता दोनों पक्षों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। First of all, I would like to tell that the Indian-EU free trade agreement is a transformative step for Indian medical devices sector. Opening nearly complete duty-free access to one of the world's most regulated healthcare market. But yes, अगर फार्मा की बात करें तो life-saving drugs will be a big advantage for Indian as well as vice versa, because they will be getting economical product and a big market access they will have and we will also have. और यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से भारत के हीरा, रत्न और आभूषण उद्योग को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं इस पर सूरत के हीरा व्यापारियों का कहना है कि यूरोपीय संघ के 27 देशों में भारतीय आभूषणों की मांग बढ़ेगी, जिससे निर्यात में इजाफा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सही कदम सही समय पे उठाया है। जो यूरोपियन कंट्री के साथ, यूनियन के साथ जो डील हुआ है, फ्री टैक्स डील, तो उससे डायमंड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो 10% टैरिफ था, 10%, वो घटा के 0 से 3% लगेगा। तो मेरी वजह से तो ऐसा लगता है कि हमारे डायरेक्ट डायमंड को एनुअल वार्षिक 500 से 600 करोड़ तक फ़ायदा मिलेगा और आगामी समय में बहुत बड़ा उसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि फीटा के माध्यम से भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को एक बूस्टर डोज मिलेगा। आज की डेट के अंदर हमारा यूरोपियन यूनियन के अंदर जो एक्सपोर्ट हम जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का कर रहे हैं वो 91,000 करोड़ का है। आज अनुमान लगाया जा रहा है ये फ्री ट्रेड के कारण 20% ग्रोथ एक्सपोर्ट के अंदर हम कर पाएंगे। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है और हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत एक बड़ा मूवमेंट है। ये जो स्टेप है, गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि 75 बिलियन से ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट करके देना है 2027 में। तो जो जिस तरीके से गवर्नमेंट स्टेप ले रही है उसमें डेफिनेटली वो जो उसका गोल है वो फुलफिल हो पाएगा। यूरोपियन कंट्री खास करके बहुत ही डिमांड में रहने वाली कंट्रीज़ है, जो ज्वेलरी के अंदर और डायमंड के अंदर अग्रेसिवली वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके शौकीन लोग हैं।
और इधर नीति आयोग ने कल स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, पोर्ट ऑपरेटर्स और केंद्रीय मंत्रालयों की एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें छोटे बंदरगाहों के सामने आ रही चुनौतियों पर बातचीत हुई और देश के बंदरगाह आधारित विकास ढांचे में उनकी भूमिका की मजबूती के लिए नीतिगत और संस्थागत सुधारों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर्स और सेक्टर एक्सपर्ट्स के बीच भविष्य की नीतियों का आदान प्रदान हुआ। साथ साथ केंद्र और राज्यों के बीच मैरीटाइम सेक्टर में भविष्य के नीतिगत पहलू को आकार देने और समुद्री क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द मूर्त रूप देने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाना और फिर उनका समाधान भी समय के साथ निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हुई और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा भी कर लिया गया। प्रगति की पहल आखिर कैसे कर रही है कमाल, इसी पर हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। तो प्रगति जो है वो महज एक नाम नहीं है, बल्कि विकास की वो गारंटी है। इसकी बानगी हरियाणा का एक प्रोजेक्ट है, जिसकी 2018 में कई राउंड समीक्षा के बाद महज एक साल में परियोजना जमीन पर उतर गई और साथ साथ प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और लोगों के साथ उनके भावनात्मक जुड़ाव को भी ये दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रगति की वजह से न सिर्फ सालों से अटकी परियोजनाएं धुआंधार तरीके से ग्राउंड पर उतर रही हैं, बल्कि विकास के लिए खींची गई लकीर अब लगातार लंबी होती जा रही है। ऐसी ही एक रुकी हुई परियोजना प्रगति में हुई समीक्षा के बाद महज एक साल में ही पूरी हो गई। ये प्रोजेक्ट राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में NH 65 अंबाला कैंथल खंड का 4 लेन निर्माण से जुड़ा हुआ है। साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति में परियोजना की समीक्षा की गई। जिस वक्त ये प्रोजेक्ट समीक्षा के लिए राउंड टेबल पर आया तो उस वक्त तक इस परियोजना पर महज 53% ही काम हो पाया था। समीक्षा के बाद परियोजना की रफ्तार टॉप गियर से ऐसे आगे बढ़ी, जिसका परिणाम ये हुआ कि साल 2019 में सफल समापन के बाद उद्घाटन हो गया। ये परियोजना कुल 95.360 किलोमीटर लंबी है और इसे 2 चरणों में पूरा किया जाना था। पहला चरण अंबाला से पेहोवा के बीच लगभग 50.860 किलोमीटर तक था, जबकि दूसरा चरण पेहोवा से कैथल तक लगभग 95.360 किलोमीटर था। प्रोजेक्ट में बहुत सारे चैलेंजेज आए। अंततः जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जितने भी ये ट्रैफिक सेफ्टी के कंसर्न्स थे, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के कंसर्न, सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई। ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण रहा है हरियाणा के लिए, हरियाणा के विकास के लिए। प्रोजेक्ट ने हरियाणा को नई दिशा दी है ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, हमारे सेफ्टी के क्षेत्र में और लोगों की सुविधा के क्षेत्र में। पूरे एरिया का विकास हुआ है। इस परियोजना के पूरा होने में सबसे बड़ी रुकावट जमीन अधिग्रहण थी, जिसकी वजह से हरियाणा का ये बिग प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ था। इस परियोजना के लिए 653 हेक्टेयर की कुल भूमि की जरूरत थी। लगभग 67 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हरियाणा सरकार के पास लंबित था। पीएम मोदी की अगुवाई में समीक्षा के दौरान जब ये विषय आया तो 2 समीक्षा बैठकों के दौरान मैराथन मंथन हुआ और राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय, निरंतर निगरानी और सक्रिय भागीदारी के जरिए तमाम समस्याओं का निपटारा किया गया। जिस तेजी के साथ समीक्षा का पहिया घूमा, उससे ज्यादा गति के साथ वे परियोजनाएं जमीन पर उतर सकी। कैथल रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। किसी टाइम पे कैथल रोड जाना बड़ा मुसीबत वाली बात होया करती थी।
लेकिन अब जो कैथल रोड है हमें पता नहीं लगता कि हम कब कैथल पहुंच गए हैं। जहाँ हमें 6 घंटे सफर करना पड़ा, आज वो हम सफर 3 घंटे में तय कर सकते हैं। आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो 65 मार्ग अम्बाला से कैथल का, उसके बनने के बाद सभी रास्ते में आने वाले गांव की जनता को फायदा हुआ। पहले तो कैथल जाने के लिए 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, अब रोड ऐसा बन गया 152 कि आप सिर्फ यहाँ से निकलो और 1 घंटे में मात्र कैथल पहुंचो। NH 65 के अम्बाला कैथल खंड को 4 लेन का बनाने से पूरे क्षेत्र में यात्रा दक्षता, सड़क सुरक्षा और माल ढुलाई में बेहतरीन सुधार हुआ। भीड़ कम करके यात्रा की गति बढ़ाकर और सड़क परिवहन की विश्वसनीयता में सुधार कर इस परियोजना ने बाजारों, रोजगार केंद्रों और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को मजबूत किया, जिससे हरियाणा के इस हिस्से में सतत सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात एक विशेष सांस्कृतिक सीरीज एक दिन एक उत्सव की। इसके माध्यम से हम भारत की विविधता में निहित एकता को आप तक पहुंचा रहे हैं। हर कड़ी में देश के किसी एक उत्सव को केंद्र में रखा जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय पहचान रखता हो या फिर किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और अर्थपूर्ण हो। ये सीरीज जो है वो भारत की जीवंत परंपराओं, लोक विश्वासों, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक अभिव्यक्तियों को एक भावनात्मक और ज्ञानवर्धक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करेगी। ये नज़ारा है तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम गांव का, जहां चल रहा है एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मेदाराम जतारा, जिसे सम्मक्का सरलम्मा जतारा के नाम से भी जाना जाता है। 2 साल में एक बार लगने वाला ये जतारा एक आध्यात्मिक और अनूठा पर्व है, जिसका सीधा संबंध कोया जनजाति और आदिवासी देवियों सम्मक्का और सरलम्मा से है। इन्हीं 2 देवियों को समर्पित है ये त्योहार, जो अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। माना जाता है कि सैकड़ों साल पहले काकतीय शासकों ने आदिवासियों पर अनुचित कर लगा दिया था, जबकि उस वक्त लोग सूखे की मार झेल रहे थे। ऐसे में देवी समक्का और सरलम्मा ने काकतीय शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मान्यता है कि शासकों से युद्ध के बाद वो दोनों जंगलों में ओझल हो गईं। ये ऐतिहासिक कहानी आज भी आदिवासी समुदायों को प्रेरित करती है। मेदाराम जतारा इसी मान्यता के साथ मनाया जाता है कि समक्का और सरलम्मा देवियां आज भी पास के जंगली गांव से मेदाराम आती हैं और आदिवासी परंपराओं के अनुसार उनकी वापसी भी होती है। खास बात यह है कि यहाँ किसी भव्य मंदिर या मानव निर्मित मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि ऊंचे चौतरे पर स्थापित वृक्षों और प्रतीकों को ही देवी का रूप मानकर पूजा की जाती है। जंगल की देवी समक्का चिलाकल कुट्टा के घने जंगलों से निकलती हैं, जबकि उनकी बेटी सरलम्मा कन्नेपल्ली से आती हैं। पूरे आदर सम्मान के साथ जश्न मनाते हुए देवियों को मेदाराम लाया जाता है। त्योहार का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण मंगारम चढ़ाना है। मंगारम का अर्थ होता है सोना। इस पर्व में भक्त असली सोने के बजाय गुड़ को सोना मानकर अपने शरीर के वजन के बराबर गुड़ दोनों देवियों को भेंट करते हैं। घना और चुनौतीपूर्ण जंगली इलाका होने के बावजूद इस जतारा के दौरान मेदाराम गांव इंसानों के सागर में बदल जाता है और बन जाता है आस्था का अलौकिक केंद्र। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और बात करें वंदे मातरम की, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गूंज मध्य यूरोप के एक खूबसूरत देश स्लोवेनिया में भी सुनाई दी। जी हां, गणतंत्र दिवस पर स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना में स्लोवेनियाई बच्चों ने सुंदर और दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस दी। स्लोवेनिया में मौजूद भारतीय दूतावास ने वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत अनमोल बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत है। तो दिल छू लेने वाली वंदे मातरम की ये खूबसूरत प्रस्तुति और नया सवेरा का सफर आगे जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, जल्द हाजिर होंगे। अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। यूरोपीय संघ ने ईरान पर बड़ी कार्रवाई की है। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई को लेकर ईरानी अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC को आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल दिया गया है और इसके साथ ही IRGC के शीर्ष कमांडर समेत 15 अधिकारियों के साथ 6 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अर्धसैनिक बल IRGC को आतंकवादी संगठनों की सूची में डालने से ये संगठन अल-कायदा, हमास और इस्लामिक स्टेट की श्रेणी में आ गया है। ईरान पर अमेरिका के संभावित सैन्य हमले के खतरे के बीच यूरोपीय यूनियन के इस कदम से ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ गया है। और अमेरिका ने कनाडा को चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका में बिकने वाले किसी भी कनाडाई विमान पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि जॉर्जिया के गल्फ स्ट्रीम जेट विमानों को प्रमाणित न करने के जवाब में ये कार्रवाई की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस अत्यधिक ठंड के कारण कुछ समय के लिए यूक्रेन के साथ संघर्ष में गोलीबारी रोकने पर सहमत हो गया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ट्रंप की ओर से घोषित समझौते के लागू होने की उम्मीद जताई है। पश्चिम एशिया के कई देशों ने अमेरिका और ईरान से संवाद फिर शुरू करने का आग्रह किया। वहीं सऊदी अरब UAE ने कहा है कि उनका हवाई क्षेत्र और भूमि ईरान पर किसी सैन्य कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। मिस्र और कतर ने भी तनाव कम करने और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, क्योंकि आज मनी मंत्र में हम बात कर रहे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम की। केंद्र सरकार द्वारा समर्थित ये एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें आप नौकरी के दौरान पैसा जमा करते हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम किस तरह से काम करता है? नौकरी के दौरान आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और जब आपकी उम्र रिटायरमेंट की होगी तो तब तक आपके पास एक अच्छा पैसा जमा हो जाएगा। इस स्कीम से जुड़ने के कई एक फायदे भी हैं। जी हाँ, 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लिए ये योजना है। नौकरी के दौरान आप पैसा जमा कर सकते हैं और रिटायरमेंट जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। लंबी अवधि की ये एक तरह से कह सकते हैं कि बचत योजना है। रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की सुविधा इसके जरिए आपको मिलती है। टैक्स बचत में एक बड़ा फायदा इसके जरिए हो सकता है और करीब 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट का भी प्रावधान है। मैनेजमेंट फीस कम होती है, साथ साथ लंबे समय में पैसा बढ़ाने का मौका मिलता है और ऑनलाइन और ऑफलाइन जो खाता खोलते हैं उसकी सुविधा भी आपको इसके जरिए नेशनल पेंशन सिस्टम के जरिए NPS के जरिए मिल सकती है। और आइए अब रुक करते हैं खेल जगत का और जान लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में आज हम आपके लिए क्या खास लाए हैं। विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंच गई है। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में RCB ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूपी वॉरियर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन का स्कोर किया। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले को 7 विकेट से जीत 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ओपन में आज पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा, तो दूसरे सेमीफाइनल में 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में सर्बिया के नोवाक जोकोविच इटली के यानिक सिनर के सामने होंगे। यूएफा यूरोप लीग में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने दर्ज की जीत।
फेरेंटवारोस को 4-0 से हराया। नॉटिंघम की ओर से इगोर जीसस ने किए 2 गोल, वहीं सेल्टिक ने यूट्रैक्ट की टीम को 4-2 से हराया। और आज फिल्मी फ्राइडे है, तो चलिए बात करते हैं फिल्मों की। क्या कुछ है फ्राइडे स्पेशल में, आइए देखते हैं। रानी मुखर्जी एक बार फिर खाकी वर्दी में नजर आएंगी। मर्दानी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में आईपीएस शिवानी शिवाजी रॉय एक बार फिर उन अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोलती हैं जो मासूम बच्चियों की तस्करी करते हैं। 2014 में शुरू हुई ये फ्रेंचाइजी और 2019 की दूसरी फिल्म दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन कर चुकी हैं। इस बार कहानी और ज्यादा सख्त है। शिवानी वक्त के खिलाफ दौड़ती नजर आएंगी। गायब लड़कियों को बचाने के मिशन पर एक्शन पहले से ज्यादा तीव्र है और दाव पहले से कहीं बड़े हैं। एक साइलेंट ब्लैक कॉमेडी फिल्म गांधी टॉक्स भी रिलीज हो रही है 30 जनवरी को, जिसमें विजय सेतुपति और अरविंद स्वामी मुख्य भूमिका में हैं। निर्देशक किशोर पांडुरंग बेलेकर की इस फिल्म में लालच और भ्रष्टाचार की कहानी बिना एक भी संवाद के कही गई है। फिल्म में संवाद की जगह AR रहमान का संगीत कहानी कहता है, जो इसे एक अनोखा सिनेमाई प्रयोग बनाता है। इस हफ्ते की तीसरी रिलीज है माया सभा द हॉल ऑफ इल्यूजन। तुम्बाड के निर्देशक राही अनिल बर्वे एक बार फिर लौटे हैं एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के साथ। फिल्म में जावेद जाफरी एक सनकी और शंकालु व्यक्ति के किरदार में है, जो मुंबई के एक खस्ताहाल थिएटर में अपने किशोर बेटे के साथ रहता है। फिल्म हकीकत और भ्रम की रेखा को धुंधला करती है और दर्शकों को एक रहस्यमयी दुनिया में खींच ले जाती है। और आइए तकनीक की दुनिया में चलते हैं और बात कर लेते हैं टिकटॉक। तो सरकार ने नया आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे पहचान सत्यापन तेज, सुरक्षित और आसान हो गया है। अब लोग अपने मोबाइल में डिजिटल आधार रखकर जरूरत पड़ने पर बिना कार्ड या फिर फोटोकॉपी दिखाए पहचान अपनी साझा कर सकते हैं। और इस ऐप में QR कोड और ऑफलाइन वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन और इसके साथ साथ उम्र की पुष्टि जैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी। यूजर बायोमेट्रिक डेटा लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देख पाएंगे आप, और एक ही मोबाइल में 5 प्रोफाइल तक मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट भी आसान हो चुका है। सरकार ने कहा है कि डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के अनुरूप है। तो नया आधार ऐप सुरक्षित भी है और आसान भी है, यानी कि आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से इस ऐप के जरिए कई सारे काम कर सकते हैं। और नया सवेरा में अब बात मौसम की।
और इसके साथ ही नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कुछ खास झलकियां। जी हाँ, उज्जैन में हाल ही में हुए महाकाल महोत्सव की कुछ सुंदर नृत्य हम प्रस्तुति आपको दिखाते हैं। आप इस नृत्य प्रस्तुति का आनंद उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक